बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआ के साथ लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल विल बी वेरी फाइन इन द टर्म्स ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल हेल्थ। यू नो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 22 और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका लेक्चर नंबर 2। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जीन पूल की बात की थी, राइट? और आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज रिगार्डिंग मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आपके बुक के टॉपिक पर वापस आएंगे। आई वॉन्ट टू ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड द हाउ we can make crosses, how we can write different attributes of this particular cross, right? So let's move to the whiteboard. Yes my dear students, chapter number 22 lecture number 2 टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और आमतौर पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाने से पहले हमें कुछ बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। आए हम उन बुनियादी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि व्हाट इज बेसिकली अ फिनोटाइप। तो हम स्टार्ट करेंगे फिनोटाइप से। और मुझे याद है कि हमने लेक्चर नंबर 1 में फिनोटाइप को डिस्कस किया था। मैंने आपको फिनोटाइप का एक और नाम बताया था और वो नाम क्या था? फोटोटाइप, यानी कि तस्वीर आपको नजर आती है तो एक ऐसा कैरेक्टर जिसे आप देखकर यू कैन से एनालाइज कर सकते हो, that is called as a phenotype. For example, you can say this particular organism may be tall and this particular organism may be short, और हम इसे नाम और देते हैं dwarf. This organism is for example white and this organism is black, right? This particular stem has got a smooth stem and this particular plant has got a pricky stem, right? This plant has got what? Broad leaves and this particular plant has got स्मॉल एंड नैरो लीव्स। तो जो चीज़ को मैं देख के अंदाजा कर सकता हूँ, मुझे देख के पता चल सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोटाइप और फिनोटाइप। तो हम लिखेंगे इसको कैसे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप, राइट? अब जरूरी नहीं है कि हम यहां पर किसी ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहे हों। मुमकिन है मैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी ऑर्गन की बात कर रहा हूं। मुमकिन है कि मैंने स्टमक के साइज को स्टडी करना हो। मुमकिन है मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के विलाई के साइज को कंपेयर करना हो। मुमकिन है मैंने इस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले क्या कहते हैं सेल्स की को स्टडी करना हो। लेकिन इन सब चीज़ों को मैं देखूंगा, सेल बड़ा है या सेल छोटा है, सेल नॉर्मल है या सेल एबनॉर्मल है, ये सब चीज़ें मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चलेगी। इसलिए मैं इसे क्या नाम देता हूँ? फिनोटाइप का। सो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ अ टिश्यू, ऑफ एन ऑर्गन, ऑफ अ सेल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिनोटाइप। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि हम मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो हम मेंडल के पैराए में या मेंडल के अंदाज से ही सोचेंगे। तो उसके लिहाज से जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता था? 2 तरह का हो सकता था। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि इट मे बी फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और इट मे बी स्मॉल टी और इट मे बी कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट? यानी कि अगर हम हाइट या कैरेक्टर की बात करें, हाइट की बात करेंगे तो हाइट मैंने लास्ट में डिस्कस किया था आप लोगों से कि ये मुझे बता रहा है, ये डिपेक्ट कर रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म के फादर भी टॉल हैं और मदर भी टॉल हैं। तो जाहिर है ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा? टॉल।
लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके फादर भी ड्वार्फ हैं, इसकी मदर भी ड्वार्फ हैं, तो उसके रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? छोटे कद का होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो एक ऑर्गेनिज्म मीन फादर या मदर में से कोई एक टॉल है और या फादर और मदर में से कोई एक क्या है? ड्वार्फ है। ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले केस में कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों जीन्स एक ही तरह के हैं, दोनों जीन्स एक ही तरह के हैं, इसे हम नाम देते हैं क्या? होमोजाइगस। क्या नाम देते हैं हम लोग? होमोजाइगस। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों जीन्स डिफरेंट हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेंट बाय होमोजाइगस? homozygous organism having both alleles और alleles जो मर्जी बोलें आप लोग, is known as having both alleles alike। alike का मतलब होता है एक जैसे। alike का मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स? एक जैसे। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों जीन्स एक ही जैसे हों, इज नोन एज होमोजाइगस, राइट। एंड व्हाट इज द अदर टाइप? अदर टाइप इज नोन एज हेटेरोजाइगस। तो लिखते हैं व्हाट इज मेंट बाय हेटेरोजाइगस? हेटेरो और हेटेरोजाइगस organism having different alleles। आपको क्वेश्चन दिया था अलील क्या होती है? डिफरेंट अलील फॉर अ जीन is known as heterozygous, is known as heterozygous। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसकी क्या मिसाल है तो आप कहेंगे इसकी मिसाल है कैपिटल टी दो जीन सेम है, स्मॉल टी दोनों जीन सेम हैं। जब दोनों जीन सेम होंगे तो हम क्या बोलेंगे? होमो, राइट। कैपिटल टी स्लैश स्मॉल टी ये क्या है? दोनों सेम हैं, इसलिए कहलाएंगे क्या? होमोजाइगस। और अगर मैं इस तरफ की बात करूंगा तो यू नो वेरी वेल कि इस एग्जाम्पल है ये वाला ऑर्गेनिज्म capital T small t because both genes are different. One parent is giving capital T and other parent is giving small t. तो जब दोनों जीन्स डिफरेंट होंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब डिफरेंट होंगे तो हम वर्ड यूज करते हैं हेट्रो। आपको पता है वैसे भी बहुत पढ़ा आप लोगों ने, हेट्रो का मतलब है अदर, दूसरी टाइप का जीन भी हो, राइट। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। तो इसमें दूसरी टाइप का, अदर को ना दूसरे, तो दूसरी टाइप का जीन भी अगर है तो उसे क्या बोलेंगे? heterozygous organism. Now we want to write another definition known as somatic cell. What is meant by somatic cells? Somatic cell का मतलब है एक ऐसा cell that is making the body but it is not playing any role in transmission of traits from one generation to other generation. I mean to say कि हम non reproducing या नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात कर रहे हैं। तो सोमैटिक सेल मेरे पास क्या होता है? नॉर्मल बॉडी सेल इज नोन एज नॉर्मल बॉडी सेल, और हम इसे नाम के देते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। एक ऐसा सेल जिसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है एंड हैज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सोमैटिक सेल, राइट। So any body cell that has no role to play in reproduction is known as somatic cell. It has got two sets of chromosomes. That is, it has two sets of chromosomes. Two sets of chromosome. यानी कि अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप कौन है? हज़रत इंसान। तो आप लोगों के टू सेट्स कैसे हैं? 23 + 23 बहुत पड़ा है आप लोगों को, तो कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा? 46। तो जिस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे इट इज कॉल्ड एज अ सोमैटिक सेल और नॉर्मल बॉडी सेल। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल बॉडी सेल
कभी भी रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो वो अल्लाह ने क्या किया हुआ है, उस एक स्पेशल ऑर्गन दिया हुआ है, यू नो वेरी वेल, दैट इज कॉल्ड एज अ गॉनेड। तो उस पर्टिकुलर गॉनेड में क्या होती है, मियोसिस, और उस मियोसिस के रिजल्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे तो फिर क्या कहलाएगा, वो बनेगा गैमेट। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और डेफिनेशन लिखते हैं किसकी, गैमेट्स की, राइट। नाउ वी वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ गैमेट। वैसे तो मैंने बहुत दफा आप लोगों को लिखवाई डेफिनेशन, लेकिन दोबारा लिखवा रहा हूं ताकि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात कि व्हाट आर द बेसिकली गैमेट्स। तो आंसर इज के गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। Gametes are reproductive cells or sex cells, that is pollen grain leading to formation of sperms, and in case of plants we have got eggs developing in ovaries, and in case of animals we have got nothing other than sperms and eggs. Sperms and eggs. तो ये जो मेरे पास सेक्स सेल है इसे हम क्या बोलते हैं, गैमेट। यू नो ये कहाँ से डेवलप होते हैं, ये डेवलप होते हैं स्पेसिफिक यू कैन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, दैट इज कॉल्ड एज द गॉनेट, राइट। अब ये जो स्पर्म है और ये जो एग है या पोलन ग्रेन से बनने वाले स्पर्म हैं और एग हैं, हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वर्ड, आइडेंटिफिकेशन, कि हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, खास तौर पे जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है कैपिटल टी, कैपिटल टी, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो इसमें 2 कैरेक्टर लिखे गए हैं, तो जाहिर है ये 2 का मतलब क्या होगा कि ये 2n है। 2 का मतलब मेरे पास क्या है कि ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा हाफ पे तो इससे क्या बन जाएगा, एक ऐसा सेल कि जिसपे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ है, तो ये बन जाएगा गैमेट। तो पहली बात तो ये हुई कि जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, तो अब कितने हो गए, 4, तो 4 का हाफ क्या होगा, 2, तो अब इसका हाफ मेरे पास कैसे बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल वाई, यानी कि कैपिटल टी इससे आएगा और कैपिटल वाई में से एक यहाँ आ जाएगा और इस रिजल्ट में एक सेल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन गैमेट। तो इसका मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमैटिक सेल्स में होंगे उनका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस पे प्रेजेंट होगा, सेक्स सेल में। अगर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो इन 6 का हाफ क्या होगा, 3, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, राइट। तो नजर आ गया आप लोगों को कि सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, डबल, और जो हमारे गैमेट्स हैं, गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, हाफ। 2 का हाफ क्या है, 1, 4 का हाफ क्या है, 2, 6 का हाफ क्या है, 3। तो एक तो पहचान मेरे पास ये हुई। दूसरी सबसे अहम पहचान जिसे जेनेटिक्स में इंटरनेशनली यूनिफॉर्मली फॉलो किया जाता है वो क्या है कि हमेशा हम गैमेट के बाहर सर्कल लगाते हैं। आपको फोकस बढ़ाने के लिए आप लोगों का मैं प्रॉपर इनके बाहर सर्कल लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीज़ ना भूले। अगर आप गैमेट ड्रॉ कर रही हैं लेकिन आप उसे बाहर सर्कल नहीं लगा रहे, इसका मतलब है कि आप एक बड़ा वाइटल नंबर लूज कर रहे हैं। सो आपने इस सर्कल के ऊपर आपको फ्री इन्फोर्स करने के लिए मैंने स्टार भी बना दिया है कि सर्कल लगाना इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होना ज़रूरी है और उसके ऊपर क्या पढ़ना ज़रूरी है, सर्कल। सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो gamete can be identified by 2 things. Number 1, by half, by reduced number of chromosome, and number 2, by the presence of circles. Right? तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, and that is called as P1. What is meant by the P1? It stands for first parental generation. First parental generation. इसका क्या मतलब होगा मेरे पास, यानी कि
एक ऐसा कपल, चाहे वो प्लांट्स का था या वो एनिमल्स का था या वो ह्यूमंस का था, जिसको मैंने फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा हूं और जहां से मैं अपनी जेनेटिक्स स्टडी को शुरू कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फॉर एग्जांपल, कि मैंने क्या किया कि मैंने आप लोगों के परदादा से कोई कैरेक्टर स्टडी करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल, मैंने ये देखा कि आपके परदादा की हाइट कितनी थी, फिर मैंने ये देखा कि आपकी दादा की हाइट कितनी थी, फिर मैंने देखा कि आपके फादर की हाइट कितनी है, फिर मैंने देखा कि आपकी हाइट कितनी है। तो मैंने अपनी स्टडी को शुरू किया आपके सुपर ग्रैंडफादर से, आपके परदादा से। तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा जहां से मैंने अपनी स्टडी को शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड एज द P1। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने स्टडी शुरू की आपके फादर से, तो फिर आपके फादर और आपकी मदर क्या बन जाएंगे, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। या मैंने स्टडी किया कोई प्लांट कब से 2011 से। तो जहां से भी मैंने प्लांट्स को पढ़ना शुरू किया है, उस पर्टिकुलर ईयर में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाएंगे, फर्स्ट पेरेंट्स। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जहां से आप अपनी जेनेटिक्स स्टडी को शुरू करोगे, चाहे वो किसी डिजीज की है, चाहे वो किसी डीएनए की है, चाहे वो किसी प्रोटीन की है, चाहे वो किसी मॉलिक्यूल की है, तो जहां से आपने स्टडी को शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ P1। तो हम लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग, ये प्लांट भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी। तो जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्टेड फॉर द बिगनिंग, बिगनिंग क्या होता है, आगाज के लिए, फॉर द बिगनिंग ऑफ अ जेनेटिक रिसर्च और जेनेटिक स्टडी is called as P1, is called as P1, right? आगे हम चलते हैं। अब हम देखेंगे what is basically F1। F1 का मतलब होता है, अगर आप उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू में हम बोलते हैं लफ्ज अहलो अयाल। फॉर एग्जांपल, आपके फादर का नाम वट एवर मिस्टर एक्स, साथ लिखते हैं हम लोग कार्ड के ऊपर विद फैमिली, राइट? तो उसको हम पहले उर्दू में कैसे लिखते थे, अब तो फैशन ही खत्म हो गया उर्दू में कार्ड लिखने का, तो लिखते थे व्हाट इज मिस्टर एक्स बिमा अहलो अयाल। अब जो अहल है वो होती थी उसकी बेगम, बुड्ढी, वाइफ, और अयाल क्या होते थे, बच्चे। अगर आप उर्दू मीडियम से पढ़ के आए तो आपको पता हो, यहां लिखा होगा पहली अयाली नस्ल, यानी कि बच्चों की पहली नस्ल, राइट? उर्दू में लिखते थे हम लोग कैसे, पहली, ठीक है, अयाली नस्ल। इंग्लिश में लिखते थे हम लोग फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। यानी कि अगर मैंने जो स्टडी को शुरू किया था आपके सुपर ग्रैंडफादर से, तो फिर उनके बच्चे मींस आपके ग्रैंडफादर, वो क्या कहलाएंगे, F1। तो जहां से भी आपने रिसर्च शुरू की, दैट वाज P1, और उनसे जो पहली नस्ल पैदा हुई, दैट इज कॉल्ड एज F1, राइट? और देन व्हाट विल बी द F2? F2 इज ऑफ कोर्स सेकेंड अयाली नस्ल, दूसरी अयाली नस्ल या सेकेंड फीलियल जनरेशन हम इसे बोलेंगे। इट इज कॉल्ड एज द प्रोजेनी, प्रोजेनी ऑफ F1। ये F1 के बच्चे हैं। अगर मैंने स्टडी कर रहा हूं F3, तो फिर वो क्या होंगे, प्रोजेनी और डिसेंडेंट्स, प्रोजेनी और डिसेंडेंट्स ऑफ F1 एंड सो ऑन, राइट? तो F2 के बच्चे क्या कहलाएंगे, F3, और F3 के बच्चे क्या कहलाएंगे, जाहिर है F4। कोई मुश्किल बात नहीं है, याद रखने वाली बात यह है, सिर्फ अहम बात यह है कि जहां से आपने रिसर्च शुरू की है, दैट इज कॉल्ड एज अ P1, और जो उसके बच्चे होंगे वो कहलाएंगे F1। उसके बाद आगे F2, F3 चलती ही रहेगी। तो सबसे अहम बात क्या हुई, P1, राइट? आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर अदर पॉसिबिलिटीज। आप लोगों को याद होगा हमने जीनोटाइप की बात की थी, और जीनोटाइप में डिस्कस किया था व्हाट इज बेसिकली होमोजाइगस, व्हाट इज बेसिकली हेट्रोजाइगस।
जो हमारे पास हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, जो मेरे पास क्या था, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, इसके लिए हम कुछ और टर्म्स भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट के बारे में हम उसे हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। तो हाइब्रिड होना या हेट्रोजाइगस होना एक ही बात है। सिमिलरली अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, तो हम इस हाइब्रिड को एक और टर्म भी यूज करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द कैरियर, पर्टिकुलरली अगर हम किसी डिजीज की बात कर रहे हैं तो, राइट। तो ये कहलाएगी डिफरेंट और चीजें हैं जो कि इससे रिगार्डिंग हम स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। क्या स्टडी करें हम लोग स्टूडेंट्स, व्हाट इज बेसिकली अ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मेरे पास एक ऐसा क्रॉस जो हम किसी भी अपेरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का कराते हैं, अपेरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का करवाते हैं। किसके साथ? रिसेसिव के साथ। कौन सा रिसेसिव? होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव से कराया गया क्रॉस क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। दोबारा देखते हैं, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा जानवर, एक ऐसा प्लांट जो मुझे फिनोटिपिकली, जाहिरी तौर पर क्या नजर आ रहा है? डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके पास कौन सा जीन्स है? डोमिनेंट जीन्स है। लेकिन मैं उन पर्टिकुलर डोमिनेंट जीन्स के बारे में डाउट में हूं कि वेदर ये ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो इस ऑर्गेनिज्म की डोमिनेंस को चेक करने के लिए कि इसकी डोमिनेंस होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, मैं क्या करूंगा? मैं उसका क्रॉस कराऊंगा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, राइट। तो फिर ये क्रॉस क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब ये है कि अभी हमें इसको भी समझना है कि व्हाट इज बेसिकली अ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, राइट। लुक एट दिस, हमने लिखा कि डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है। चलिए, बजाय कि हम इसे ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करें, क्यों ना हम लोग डोमिनेंट जीन की बात करें या डोमिनेंट एलील की बात करें। ठीक है, अ जीन और अ ट्रेट और अ कैरेक्टर। ठीक है, अ जीन, ट्रेट और अ कैरेक्टर दैट appear in all generations. It is important that appear in all generations. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्टार बात है। एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा फीचर या एक ऐसी जीन या एक ऐसा अलील जो अपने आप को हर नस्ल में अपीयर करवाए इज कॉल्ड एज डोमिनेंट जीन और एलील। दूसरी बात क्या है कि इट कैन मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर जीन। अगर इसके मुकाबले पे कोई दूसरी एलील प्रेजेंट है या जीन प्रेजेंट है तो ये उसके इफेक्ट को मास्क कर सकता है, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। तीसरी बात मैंने क्या बतानी है आप लोगों को कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अपर केस लेटर, by an uppercase letter. For example, capital T for example, or capital Y or capital R or capital A etc. Right? तो जब भी आप किसी ट्रेट को कैपिटल लेटर में लिखते हो तो इसका मतलब यह है कि वो एक डोमिनेंट जीन है या डोमिनेंट अलील है। बात समझ आ गई आप लोगों को? Now we want to discuss the next thing that is called as recessive trait. What is meant by a recessive trait? Again वही बात है कि सारी बातें जीन के बारे में भी ट्रू है, एलील के बारे में भी ट्रू है या कैरेक्टर ट्रेट के बारे में भी ट्रू है। तो it means a recessive trait is one that do not appear in all generation, जो सब जनरेशन में अपीयर नहीं होता।
ये इसकी पहली खूबी। यानी कि एक ऐसा करेक्टर, मिसाल के तौर पे कि मैंने एक ख़ानदान को स्टडी किया और उसकी मैंने स्टडी की 5 नस्लें फॉर एग्जांपल, तो मैंने देखा कि एक करेक्टर ऐसा है जो 4 नस्लों में अपेयर हुआ है मगर एक नस्ल में अपेयर नहीं हुआ। या मेरे पास किसी एक डिजीज़ का पूरी की पूरी मेरे पास पेडिग्री प्रेजेंट थी गुज़श्ता 20 नस्लों की, तो मैंने 20 नस्लों में देखा करेक्टर 19 में अपेयर हुआ है और 20वें में अपेयर नहीं हुआ, तो वो करेक्टर क्या कहलाएगा? रिसेसिव करेक्टर। तो करेक्टर कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करता। कौन सा वाला? डोमिनेंट। अगर उसने 100 में से भी एक जनरेशन को स्किप कर दिया, इसका मतलब है कि डोमिनेंट नहीं रहा या वो अब मॉडिफाई हो गया है, राइट? सो रिसेसिव ट्रेट इज वन दैट डू नॉट अपीयर इन ऑल जनरेशन, या आप लिख सकते हो कि दैट स्किप जनरेशन, दैट स्किप जनरेशन, जो जनरेशन होगी उसको स्किप करेगा। वो ऑल्टरनेट जनरेशन भी हो सकती है, वो 10वीं जनरेशन भी हो सकती है, वो 5वीं भी हो सकती है, व्हाटएवर। अगर किसी भी जनरेशन में अपीयर ना हुआ तो इसका मतलब है कि वो एक रिसेसिव ट्रेट है। नंबर 2, डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ in the presence of dominant trait, यानी कि ये बेचारा डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंट में अपने आप को कभी भी शो नहीं करेगा, पर्टिकुलरली अगर डोमिनेंस कैसी हुई? एब्सोल्यूट टाइप की हुई। डिस्कस करेंगे भी आप लोगों के साथ, लेकिन आप अभी फिलहाल इतना याद रखें कि वो ट्रेट जो अपने आप को डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में शो ना कर सके वो रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। और उसके बाद इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर, रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर। इसे हम हमेशा लोअर केस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल आर, स्मॉल वाई, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए एट्सेट्रा। तो जिस करेक्टर को मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूं दैट इज यूजुअली अ रिसेसिव ट्रेट। और आखिरी अब बात हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज अपेयर इन होमोजाइगस फॉर्म, कि जब ये दो जीन्स इकट्ठे होंगे, जब दो अलीज आपस में इकट्ठे होंगे तो तब ही ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल स्मॉल वाई और स्मॉल ए और स्मॉल आर। तो जब ये दोनों एक ही तरह के इकट्ठे होंगे, स्मॉल वाई जैसे मैंने बोला स्मॉल ए या स्मॉल आर, जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। दैट्स इट विद द फाउंडेशन माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव यू कैन से बेसिक नॉलेज, और इस नॉलेज को इस्तेमाल करके हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल के साथ, और देखेंगे कि मेंडल अपने रिजल्ट्स को ऑब्टेन करने में कैसे कामयाब हुआ। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।